सर नमस्कार। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। एक विशेष प्रोग्राम डॉक्टिंग टॉक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। पिछली बार हमने जो बात किया था वो बात किया था भावनाओं के ऊपर में, कैंसर के पेशेंट और कैंसर के रिलेटिव्स का क्या प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर में। कि कैंसर जो एक बीमारी है, वे कोई भी खैर बीमारी हो, वो बीमारी कहीं ना कहीं व्यक्ति के फिजिकल पे तो होती, फिजिक्स पे तो होती है, भौतिक शरीर पे तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका प्रभाव मन के ऊपर भी काफी पड़ता है। इसके ऊपर आप हम लोगों ने बात किया था, डॉक्टर तिवारी जी यहाँ पे आए हुए थे और उस प्रोग्राम को काफी सराहा भी गया। फिर हमारे पास एक बात आई कि थोड़ा सा प्रोग्राम को एक दूसरे डायमेंशन पे ले चले, क्योंकि जब बात यह होती है कि कैंसर हुआ है तो कैंसर में शरीर में तो परेशान होता होता है, व्यक्ति पैसे से भी परेशान होता है, दिन कई लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ता है, तो उनके रिलेटिव्स भी परेशान होते हैं। डॉक्टर तिवारी ने कहा था कि, और तिवारी जी मौजूद भी हैं आज सपोर्ट करने के लिए, तो डॉक्टर तिवारी ने कहा था कि कई लोगों को छुट्टी लेके भी चलना पड़ता है, लंबी लंबी छुट्टी होती है, जिससे कि फाइनेंशियल बोझ भी पड़ता है। और फिर कहीं ना कहीं मन में स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस आएगा तो उसके बाकी जो डायमेंशन है वो भी पड़ती है। फिर डॉक्टर अनिल जी कहते हैं कि जब कोई लंबा बीमार पड़ता है तो वो अपने आप को और भगवान को कोसना चालू करता है कि शायद मेरे कर्मा खराब थे, मैंने कोई पाप किया होगा, इसलिए मेरे ऊपर इतनी बड़ी रोग आ चुकी है। और मैं पिछले काफी समय से जब ये बात कर रहा था कि लोगों को कैंसर होता क्यों है, तो कई बार डॉक्टर कहते हैं कि कैंसर जो है सिगरेट, गुटखा, तंबाकू ऐसे नशीली चीजों को खाने पीने से जल्दी कैंसर हुआ करता है। पर ऐसे कैंसर के भी मरीज हैं जो कुछ नहीं खाते, उनको भी कैंसर हुआ, तो फिर कर्मा पे चले जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट को समझा जाए कैंसर के ऊपर में, कि कैंसर के बीमारी के कई कारण हैं, कई कारण पता ही नहीं है, तो फिर सारे चीज को मिला लिया जाए, जिसमें फिजिकल भी हो, मेंटल भी हो। डॉक्टर अनिल गुप्ता को बिठा रखा हूँ, एनर्जी की भी बात करें, हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, यानी सातों डायमेंशन पे हम बात करेंगे। तो मेरे साथ में, जैसा कि आपने टेम्पलेट हमारा देखा होगा, मेरे साथ रायपुर के पहला कैंसर सेंटर खुला, संजीवनी सीबीसीसी यूएसए कैंसर हॉस्पिटल, उसके डायरेक्टर अंको सर्जन हैं डॉक्टर यूसुफ मेमन साहब, वो मौजूद हैं। सर बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत समय देने के लिए। और होलिस्टिक वे पे लगातार आप मुझे फेसबुक पे, यूट्यूब पे अगर देखते होंगे तो लगभग 30% मेरी वीडियो डॉक्टर अनिल गुप्ता के साथ आज रहती है। और वो लगातार हम लोग किसी न किसी होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, हम लोग एनर्जी मेडिसिन बात कर रहे हैं। आज उनको बुला रखा है स्पेशली, हम बात करेंगे होलिस्टिक अप्रोच टू कैंसर। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और डॉक्टर अविनाश तिवारी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर। डॉक्टर यूसुफ मेमन के साथ आप भी जुड़े हुए हैं, सपोर्ट करेंगे स्पिरिचुअलिटी और कैंसर के ऊपर में। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मेमन साहब आपके पास ही आऊंगा। मुझे एक वाक्या याद आता है साहब, वहीं से शुरुआत करूंगा। हम लोग शायद किसी प्रोग्राम में बैठे थे और आप मंच पे एक बात कर रहे हैं और किसी एंकर ने आपसे प्रश्न किया था कि कैंसर के कारण क्या है। तो आपने कहा था कि ये जो दुनिया में कंपटीशन चल रहा है, जी। इससे भी कैंसर पैदा हो रहा है। और यह एक और कारण है, यो पहली बार किसी डॉक्टर ने किसी फोरम में यह बात कही कि आपसी कंपटीशन के कारण भी कैंसर बढ़ता है, और हमारा जो बॉडी का जो हार्मोन सिस्टम है वो कंफ्यूज हो रहा है, शायद इससे है। तो थोड़ा सा डिटेल के साथ में इससे मैं आपकी शुरुआत करूंगा, फिर हम टॉपिक पे चलते हैं। डॉक्टर मेमन सर, जी। कैंसर के दूसरा पहलू जो अब तक शायद किताबों में नहीं लिखा है। जी। तो हमारा ये मानना है कि कैंसर जो है वो तंबाकू, गुटखा, पान मसाला इसकी वजह से होता है। लेकिन अभी सारी स्टडीज में ये हमें पता चल रहा है कि कैंसर का एक बड़ा कारण जो तंबाकू, गुटखा, पान मसाला या शराब की जो आदतें हैं, खराब आदतें हैं, या प्रदूषण है, या पर्यावरण में, या जो है जेनेटिक रीजन होता है जो माँ बाप से बच्चों में आता है, या हमारा आहार है, या हमारी दिनचर्या है, उससे भी ज्यादा जो एक बहुत बड़ा कारण है, जो न सिर्फ कैंसर बल्कि और भी बहुत सारी बीमारियों का कारण है, वो है तनाव ग्रसित रहना, तनाव में रहना, स्ट्रेस में रहना। तो ये तनाव की जो स्थिति होती है, इस तनाव की स्थिति में हमारे शरीर में बहुत सारे डिफेंसिव हार्मोन्स होते हैं, जो जब डिफेंस की जरूरत होती है
तब वो निकलते हैं तो वो हमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर अननेसेसरी 24 घंटे इस तरह के हार्मोन हमारे शरीर से निकलते रहें, जैसे कि स्ट्रेस की सिचुएशन में कॉर्टिसोल हार्मोन है वो जो निकलता है, तो वो जब स्ट्रेस की रियल सिचुएशन आती है तो वो हमारे लिए जो है फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर हम अननेसेसरी सोशल मीडिया और अपने किसी दूसरी वजहों से हम लगातार जब हम तनाव की स्थिति में रहते हैं, फ्लाइट एंड फ्राइट मोड में रहते हैं और हमारा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कंटिन्यूअसली होता रहता है, तो यही हार्मोन, जैसा कि हमारे ऋषि मुनि भी बता के गए हैं कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, तो ये जो है अति जब हार्मोन जो है इस तरह के हार्मोन जब ज्यादा निकलने लगते हैं तो ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। न सिर्फ हमें ये ब्लड प्रेशर, शुगर, हृदय और अन्य बीमारियां कराते हैं, बल्कि ये एक प्रकार से कैंसर का जैसी घातक बीमारियों का भी ये कारण बनते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब आपने एक बात कही कि स्ट्रेस है, स्ट्रेस एक रीजन आज सबसे बड़ा हो चुका है कैंसर होने का। अभी एक और आपकी मैं उसी बात पे एक बार और समझना चाहूंगा कि जो आपने कहा तनाव, तनाव की वजह से तो लोगों को कैंसर हो रहा है। जी हार्मोन के डिस्टरबेंस कैसे होते हैं और कैसे वो कैंसर का कारण बनते हैं, इस चीज को समझना चाह रहा था। देखिए, जब हम जब हम तनाव की स्थिति में होते हैं, हम्म। जैसे मान लो कि आपके सामने एक शेर आ गया, हम्म। तो हम उस समय तनाव में आ जाते हैं। जी। इस तनाव की स्थिति में हमारा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है। शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, हमारे आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं ताकि हम अधिक से अधिक रोशनी ग्रहण करें और हम देखें कि हम कहाँ भाग सकते हैं, कैसे हम बच सकते हैं, कहीं कोई हमारे मतलब अंधेरा होने की गुंजाइश ना हो। हमारा हृदय का रेट जो है, हार्ट रेट, वो बढ़ जाता है ताकि हमारे मसल्स को अधिक ऑक्सीजन मिले। हमारा जो है शरीर, जो हमारा चेहरा जो है वो लाल हो जाता है, हमारा जो स्किन में भी जो है हमारा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है ताकि हमारी जो जितनी भी इंद्रियां हैं पांचों, ये जो है एक्टिवेट हो जाते हैं ताकि हम कहीं से भी हमको कोई भी मौका मिले तो हम वहां से अपने आप को बचाने के लिए अपने पूरे, हमारा जो शरीर का जो पूरे 70 ट्रिलियन सेल्स हैं वो तैयार हो जाते हैं कि हम अपने आप को कैसे भी हम इससे बचा लें। तो ये उस स्थिति में सही है जब हमारे सामने वाकई में शेर आ गया है। लेकिन आजकल जो है हम सोशल मीडिया या फिर कंपटीशन या फिर जीलसी या हम कहें कि हम एंगर या फिर जो है हम कहें कि दूसरे जितने भी इमोशंस जो हमें परेशान करते हैं, अगर हम इन इमोशंस में कंटिन्यूअसली रहते हैं तो हमारे ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कंटिन्यूअसली होते रहते हैं। ये कॉर्टिसोल हार्मोन जो है या नॉर एड्रिनलिन एड्रिनलिन हार्मोन है, ये कंटिन्यूअसली सिक्रीट होते रहते हैं और जब ये ज्यादा मात्रा में सिक्रीट होते हैं, जब जरूरत नहीं होती, तब ये हमारे कोशिकाओं को, हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं और कई बार ये हमारे सेल्स को, डीएनए को इतना भी डैमेज कर देते हैं कि ये कैंसर के कारक भी बनते हैं। तो मतलब डॉक्टर जितना डेंजर हमारा ये तंबाकू, सिगरेट या नशा है, उससे ज्यादा डेंजर हमारा लंबे समय तक तनाव में रहना, स्ट्रेस में रहना भी कैंसर को जन्म दे सकता है, ये बात को कहा बिल्कुल जा सकता है। अब ये आप बिल्कुल लोग बिल्कुल। राइट। जी जी। तो थोड़ा सा डॉक्टर अनिल गुप्ता जी के पास भी चलते हैं। स्ट्रेस तो डॉक्टर साहब एक बात हुई जिसको कि एक कैंसर के डॉक्टर कह रहे हैं कि एक कारण है हमारा लंबे समय तक स्ट्रेस पे रहना, और जो आज भागदौड़ की जिंदगी है वह एक कारण बन चुका है। अगर वो जंक फूड नहीं भी ले रहा है, नशा नहीं भी कर रहा है, तो इस कारण से उसको कैंसर हो सकता है। आपसे मैं समझूंगा, जिस एनर्जी मेडिसिन की आप बात करते हैं, होलिस्टिक में हम उसके बाद आएंगे, एनर्जी जो मेडिसिन की आप बात करते हैं, जो आप चक्र की बात करते हैं, जो आप बायोफील्ड की बात कर रहे हैं, वे कैंसर में कैसे एसोसिएट हो रही है, वो कैसे लिंकअप हो रही है? देखिए, मैं जो यूसुफ मेमन सर ने कहा उसी बात को आगे बढ़ाता हूं। पहले हम्म। मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। हमारी बॉडी में दो सिस्टम है। हम्म। एक पैरासिम्पेथेटिक जो है नॉर्मल सिस्टम, जिसको हम कहते हैं फीड एंड ब्रीड, रेस्ट एंड डाइजेस्ट।
और एक है इमरजेंसी सिस्टम, जिसे हम कह रहे हैं फाइट एंड फ्लाइट। हम्म। जब भी इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट होगा तो बॉडी के अंदर केवल इमरजेंसी काम ही होंगे, नॉर्मल काम नहीं होंगे। जैसे शहर में जब कर्फ्यू लग जाता है तो केवल इमरजेंसी सर्विसेज ओपन होती हैं, बाकी रेस्टोरेंट, बार और जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वो सारे बंद कर दिए जाते हैं, जैसे कोरोना में लॉकडाउन लगा। तो बॉडी के अंदर पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों का बैलेंस रहना चाहिए। मैक्सिमम टाइम पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होना चाहिए, यानी पैरासिम्पैथेटिक जब एक्टिवेट होगा तब बॉडी अपने आप को ग्रोथ कर लेती है, रिपेयर करती है, और बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर वे में फंक्शनिंग करता है। लेकिन अगर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाए तो बॉडी का इम्यून सिस्टम भी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता, और बॉडी का जो ग्रोथ और रिपेयर है वो भी अफेक्ट हो जाता है। अब यहां पर यह देखने की बात है कि दोनों चीजें एक्टिवेट कहां से होती है। बॉडी को या ब्रेन को सिग्नल कौन देता है कि कौन सा सिस्टम एक्टिवेट करना है? ये है हमारा माइंड, हमारी सोच, हमारी थॉट्स, हमारी इमोशंस, सॉफ्टवेयर। और अगर माइंड डरा हुआ है, किसी प्रकार का इनसिक्योरिटी फील कर रहा है, स्ट्रेस फील कर रहा है, तो इमीडिएट सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। और जब भी सिंपैथेटिक एक्टिवेट होगा तो बॉडी का जो ग्रोथ था, रिपेयर था, जो कैंसर की अगर हम बात करें तो नेचुरल किलर सेल बॉडी के अंदर में है। जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, जो रूटीन में कैंसर सेल्स बॉडी के अंदर जनरेट होती हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन अगर ये इम्यून सिस्टम की नेचुरल किलर सेल तभी एक्टिवेट होंगी जब बॉडी के अंदर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होगा। जब इमरजेंसी मोड होगी तो नेचुरल किलर सेल्स भी प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाएंगी। तो ऐसे में आज के समय इमरजेंसी मोड ज्यादा चल रही है। हमने एक छोटी सी मशीन ये रखी हुई है जो गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस से बताती है कि आपका सिंपैथेटिक एक्टिवेट है या पैरासिम्पैथेटिक। इसे हम कहते हैं स्ट्रेस मीटर या हैप्पीनेस मीटर। यानी सिंपल, अगर आप अपने स्किन का रेजिस्टेंस चेक करके देखें कि कॉर्टिसोल लेवल कितना है। अगर कॉर्टिसोल लेवल हाई होगा तो स्किन का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और रीडिंग हाई आएंगी। और मैं जहां जहां जाता हूं, इस मशीन को लेकर जाता हूं स्टूडेंट्स के बीच में, लोगों के बीच में, तो देखने को मिलता है कि लोगों की रीडिंग 50 से ऊपर आती है। 0 से 25 हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, 25 से 50 नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड, और 50 से अबव स्ट्रेस स्टेट ऑफ माइंड। और मैक्सिमम जगह स्ट्रेस स्टेट, जो यूसुफ सर कह रहे हैं, कॉर्टिसोल और फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट है। तो हमें ये समझना होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो कैंसर ही नहीं, जितनी भी बीमारियां हैं, उसकी एक मेन जड़ कॉर्टिसोल हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है, और वो हमारे माइंड से एक्टिवेट हो रहा है। हमें बार बार समझाना होगा अपने आप को, ऑल इज वेल, जो हमने 3 इडियट मूवी में देखा था। और ये ब्रेन के अंदर एमिगडाला होता है, एमिगडाला सेंसिंग सिस्टम है। हम हरी भरी और करी में जी रहे हैं, जो खान पान है वो तो बिगड़ा ही हुआ है, एयर पॉल्यूशन भी है, वाटर पॉल्यूशन भी है, वो सारे कैंसर जेनिक फैक्टर हमारे आसपास हैं। लेकिन उनके बियॉन्ड जब हम कॉर्टिसोल एक्स्ट्रा स्क्रीट कर लेते हैं तो हमारा इम्यून फंक्शनिंग भी कम हो जाता है। तो ये हुआ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर हम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, एनर्जी मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैदिक विज्ञान के समय से, तो नाड़ियां होती हैं बॉडी के अंदर जो मन से जुड़ी होती हैं। अगर मन डरा हुआ है तो ये जो नाड़ियां हैं, इनके अंदर जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, उसका फ्लो ब्लॉक हो जाएगा या इरेगुलर हो जाएगा, और जिससे बॉडी के ऑर्गन्स की जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो वोल्टेज है, वो कम हो जाएगी, और बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग इरेगुलर हो जाएगी, चाहे वो इम्यून सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, एंडोक्राइन सिस्टम हो। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी मेडिकल साइंस का ही सब्जेक्ट है जो बताता है कि माइंड का स्ट्रेस आपके इम्यून, नर्वस और एंडोक्राइन तीनों सिस्टम की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देता है। बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म है कैंसर से लड़ने के लिए, लेकिन उस डिफेंस सिस्टम को हम स्ट्रेस के द्वारा बंद कर देते हैं। और वैदिक विज्ञान से कहें तो मनोमय कोश से अन्नमय कोश में नाड़ियों की ब्लॉकेज पैदा हो जाती है। राइट। मनोमय से अन्नमय कोश पे नाड़ियों की ब्लॉकेज बंद होती है। और नाड़ी विज्ञान को आपने कहा, चक्र और नाड़ी को अभी भी लोग दूसरे हिस्से पे देखते हैं, उसे हेल्थ पे नहीं देखते, ये भी सच्चाई है। लेकिन एक बात आपने कही, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं तब तक, क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो आपको थोड़ा सा सच्चाई लगेगी। फिलहाल जुड़े रहते। यूसुफ साहब, जब ये मन के द्वारा हो रही है, जैसा कि डॉक्टर अनिल कह रहे हैं कि ये मनोमय कोश से आकर के अन्नमय कोश पे आती है, यानी मेंटल बॉडी से ये ट्रांसफर हो जाती है फिजिकल बॉडी पे, जिसपे हमको लक्षण दिखाई देते हैं, डायग्नोसिस बनती है। प्रॉब्लम एनर्जी बॉडी की है। तो क्या
ऑल इज वेल भी बोलना पड़ेगा मेडिसिन के साथ में? 3 इडियट का नाम लिया डॉक्टर साहब ने। बिल्कुल हमको ऑल इज वेल बोलना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, जैसा कि डॉक्टर अनिल गुप्ता ने कहा, चक्रों का जो उन्होंने बताया, हमारे चक्र, ये जो है, जो हमारे जो 7 चक्र हैं, वो बहुत ही साइंटिफिक स्टडीज अब हो चुकी हैं कि हमारे सातों चक्र जो है वो हमारे 7 प्रकार के इंडोक्राइन ग्लैंड से जुड़े हुए हैं। जैसा कि हम बोलते हैं सहस्रार चक्र, सहस्रार चक्र हमारा जो है वो हमारे हाइपोथैलेमस में पीनियल ग्लैंड से के समकक्ष है। और ये जो पीनियल ग्लैंड है वो मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि हमारे नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम रात में देर रात तक यूट्यूब मोबाइल देखते रहते हैं आजकल लोग सभी, रात रात भर, फिर वो पूरा मेलाटोनिन हार्मोन को हम खत्म कर देते हैं, हमारे सहस्रार चक्र को हम लोग डीएक्टिवेट कर देते हैं। इसके कारण हमें रात में नींद नहीं आती। आप देखिए अक्सर जो लोग रात में मोबाइल चलाते हैं उनको नींद नहीं आती। उसके बाद दूसरा जो होता है हमारा आज्ञा चक्र, ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के समकक्ष है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ऐसा ग्लैंड है जो हमारे सारे बॉडी के हार्मोन्स को निकालने के लिए जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, उन सारे स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का ये रेगुलेशन करता है। इसलिए जो हमारा आज्ञा चक्र है, जिसको हम थर्ड आई चक्र, जो कि साइंटिफिक भाषा में, जिसको आजकल जो अमेरिकन यूरोपियन लोग जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के समकक्ष बोलते हैं, तो ये जो है जब डिस्टर्ब होता है, तो इसके डिस्टर्ब होने से हमारा सारा का सारा ग्लैंडुलर सिस्टम जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर तीसरी जो है हम आते हैं विशुद्धि चक्र में, जो कि थ्रोट चक्र कहलाता है। ये हमारे थायराइड ग्लैंड की समकक्ष है। अब थायराइड ग्लैंड हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म ही ठीक नहीं होगा, या तो ये जो विशुद्धि चक्र है हमारा पूरा का पूरा डिस्टर्ब रहेगा, और हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो मेटाबॉलिज्म को जो रेगुलेट करता है, वो जब सही ढंग से काम नहीं करेगा तो हमारे पूरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो बिगड़ जाएगा और हमें अनेक बीमारियों को हम आमंत्रित करेंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है हार्ट चक्र, जो हम बोलते हैं अनहद चक्र। ये हमारा थाइमस ग्लैंड से डायरेक्टली इसका समकक्ष है, इसके समकक्ष है। अब ये हमारे जो थाइमस ग्लैंड है ये हमारे लिए टी सेल इम्यूनिटी का पूरा निर्माण करता है। जैसा कि डॉक्टर अनिल गुप्ता ने अभी बताया कि जब हमारे चक्र बिगड़ते हैं तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे हार्ट चक्र से है, हमारे अनहद चक्र से है। जो थाइमस ग्लैंड है वो वही टी सेल इम्यूनिटी पूरा बनाता है। और जब हमारा ये चक्र जब पूरा बिगड़ता है तो हमारा पूरा थाइमस ग्लैंड का जो है वर्क डिस्टर्ब हो जाता है और हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। उसके बाद नीचे आते हैं हम सोलर प्लेक्सस, जिसको बोलते हैं सोलर चक्र बोलते हैं या मणिपुर चक्र बोलते हैं। ये हमारे पेनक्रियाटिक ग्लैंड के समकक्ष है। अब इससे जो पेनक्रियाज जो है ये एक हमारा महत्वपूर्ण इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब जब इसका एक्टिवेशन ठीक से नहीं होगा, जब ये पेनक्रियाटिक ग्लैंड हमारा जो सुसुप्त हो जाएगा या ढंग से काम नहीं करेगा, तो हमारा जो है बॉडी में शुगर की बीमारियां होना, और एक्चुअली मणिपुर चक्र से ही हमारे पूरे शरीर में इसका कलर भी होता है। डॉक्टर अनिल बहुत अच्छे से जानते हैं कि येलो कलर होता है, इसका पित्त से सीधा संबंध है। तो ये जब खराब होगा तो हमारा पूरा डाइजेशन खराब होगा। उसके बाद हम आते हैं उसके नीचे जो है सैक्रल प्लेक्सस या सैक्रल चक्र बोलते हैं, जो कि स्वादिष्ठान चक्र है, जो कि महिलाओं में यूट्रस, ओवरी, और पुरुषों में प्रोस्टेट, यूरिनरी ब्लैडर। अब अगर हमारा ये चक्र बिगड़ा हुआ है तो हमें ये पूरी इससे संबंधित बीमारियां, जिसमें यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट, किडनी, ये सब बीमारियां हमको होती हैं। हमारा जो है पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, महिलाओं में मेंसेस का इरेगुलरिटी जो हो जाना, और उसके लिए हमारे ऋषि मुनि बता के गए हैं कि भाई अगर आपका स्वादिष्ठान चक्र खराब है तो आपको क्या योग आसन करना है, आपका मणिपुर चक्र खराब है तो आपको क्या योग आसन करना है। फिर अंत में जो 7वां चक्र आता है हमारा रूट चक्र, ये रूट चक्र हमारा एड्रिनल ग्लैंड के समकक्ष है। अब रूट चक्र जो है हमारे रूट को जो हमको आधार और मजबूती देता है।
ये अगर हमारा एड्रिनल ग्लैंड सही काम करता है, सही लेवल पे कॉर्टिसोल निकालता है सही जगह पे, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल है। लेकिन अगर हम अपने सोशल मीडिया या गुस्सा या जीलसी या एंगर, इन सब इमोशंस की वजह से हम लगातार कॉर्टिसोल हार्मोन को निकाल रहे हैं, तो हमारा पूरा रूट चक्र डिस्टर्ब होगा। रूट चक्र डिस्टर्ब होने से हमको हमारी जो है स्टेबिलिटी खत्म होगी, हम अनस्टेबल होंगे, हमारे पूरे शरीर की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो ये सीधा सीधा जो है चक्र जो है ये सातों ग्लैंड से हमारे रिलेटेड है, और इन्हीं के डिस्टर्ब होने से हमारी बीमारियां होती हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, जो कि खुद जो है डॉक्टर अनिल गुप्ता वैदिक साइंस में पीएचडी है, उन्होंने बताया कि जो ये एनर्जी होता है, जो दो हमारे शरीर के, और हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले बता के गए हैं कि हमारी नाड़ियां होती हैं, और इन्हीं को हम जो है अपनी आदतों से, अपनी दिनचर्या से, अपने स्ट्रेस से, अपने खान पान से हम या तो इसको अच्छा रख सकते हैं, या हम इसको जो है हम इसको इसमें लापरवाही बरत के हम बीमारियों की तरफ बढ़ सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। पहली बार मैंने भी इन चीज़ों को आपसे सुना, और वाकई आपने एक वैदिक विज्ञान को, चक्र को जिस तरह से मॉडर्न साइंस के साथ में जोड़ा है, ग्लैड के साथ में जोड़ा, रियली ये शायद किसी भी प्लेटफॉर्म में पहली बार हो रहा होगा जो आपने नहीं, ये तो दिया है गूगल कि में दिया हुआ है, तो हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले बता के गए। देखो, ऐसा ऐसा बातें बहुत कम आती है डॉक्टर साहब कि लोग जी चक्र को ग्लैंड के साथ में जोड़ करके बताएं, ऐसा जी बहुत कम होता है। जी चक्र जी को लोग अभी तक हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव में देख ही नहीं रहे थे। आप तो बिल्कुल बिल्कुल ये बता दिया कि हम लोग स्कूल में और कॉलेज में पढ़ते थे डॉक्टर साहब कि जो ये हार्मोन सिस्टम है यही पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, जी जी बोला करते थे। और आपने ये पूरी सातों ग्लैंड को वैदिक विज्ञान के सातों चक्रों से जो जोड़ दिया है, जी यानी कि अगर सातों चक्रों को बैलेंस किया जाए तो काफी कुछ हम लोग जो अपनी बीमारी से दूर रह सकते हैं। जी जी और लगभग यही 7 रीजन है जहां पे कैंसर होते हैं। जी गले का कैंसर होता है, यूट्रस में कैंसर है, प्रोस्टेट में कैंसर है, ओवरी में कैंसर है, पैंक्रियाटिक कैंसर होते हैं। तो ये सारी चीजें तो हम ब्लड ब्लड कैंसर है, वो सब आपने इसी में जोड़ दिया कि सातों चक्रों में है। अब लाइफ स्टाइल की बात जब आती है डॉक्टर साहब, आप ही से भी थोड़ा चर्चा करूंगा क्योंकि आप अभी निकल भी जाओगे, इसलिए मैंने कहा पहले आपसे बात कर लेता हूँ। तो लाइफ स्टाइल की जो बात कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल पे जनरली जो कहा जाता है वो कहते हैं कि आप खान पान पे ध्यान दो, और आप कहते हैं कि आप सही समय पे उठना सोना चालू कर, दो चीजों को अभी मॉडर्न लाइफ स्टाइल कही गई है। लेकिन जो आपने ये चीजें बताई सातों ग्लैंड को बैलेंस करने के लिए, तो वैदिक विज्ञान में जा रहे हैं। तो ये चक्रों को बैलेंस करना, और जो जी चक्रों को बैलेंस, जैसे आपने कलर की बात किया, तो सातों चक्र के 7 कलर हैं, जी सातों की अपनी एक वाइब्रेशन है, अपनी एक फ्रिक्वेंसी है साउंड की भी, और दोनों मैच जी करती है। जी तो जो ये साउंड की फ्रिक्वेंसी और कलर थेरेपी क्या जी कैंसर के पेशेंट को हेल्प कर सकती है? अब मेरा अगला प्रश्न आपसे। देखिए, मेरा ये तो सबकी अपनी अपनी सोच के ऊपर निर्भर करता है। हम्म। मैं बताऊं पांडे जी कि अगर कोई आदमी जो है वो किसी चीज में फेथ रखता है, हम्म। तो उसका इफेक्ट जरूर उसके शरीर में आता है। और अगर कोई व्यक्ति इस चीज में फेथ नहीं रखता, तो वो जो है उसके ऊपर इफेक्टिव नहीं होता। इसलिए हम लोगों ने हमेशा देखा है कि जो मरीज फेथफुल होता है, जो रिलीजियस, स्पिरिचुअल और डॉक्टर के ऊपर भरोसा करने वाला होता है, वो जरूर जो है बहुत अच्छे से बीमारियों से लड़ता है। हम्म। और जिस आदमी में फेथ की कमी होती है, तो वो जो है यूजुअली ऐसे लोगों को मुश्किलें ज्यादा आती हैं, क्योंकि हमारा जो ये जो चाहे आप डॉक्टर अनिल गुप्ता ने जो बताया कि हमारा जो ईला नाड़ी, पिंगला और सुषुम्ना, और इसके अलावा जो है हमारा जो एनर्जी, जो हमारा बॉडी के चारों तरफ जो एनर्जी का जो ऑरा होता है, ये सारी चीजें अल्टीमेटली हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा 95% हमारी बॉडी की जो भी एक्टिविटी होती है, मेरा ऐसा मानना है और आजकल जो है होलिस्टिक साइंस का ये मानना है
कि सबकॉन्शियस माइंड से ही जुड़ा हुआ है, और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो डायरेक्टली सुपर कॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। सुपर कॉन्शियस माइंड यानी दिव्य स्वरूप ज्योति, परम ब्रह्म, या हम लोग जिसको मुस्लिम लोग नूरे इलाही बोलते हैं, ये तीनों जो है एक ही चीजें हैं। तो इससे ये सब जुड़ा हुआ है। ये ज्योति स्वरूप परमात्मा जो बोलते हैं उसी के सब प्रकार है। हमारी आत्मा भी जो है उसी ज्योति स्वरूप परमात्मा का ही अंश है, और वही जो है हम पूरे एनर्जी के ही हम एक रूप हैं। और ये अब ये सिद्ध हो चुका है कि जैसे हमारा शरीर सेल्स से बना है, हमारा सेल्स जो है वो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बना है, कार्बन नाइट्रोजन एटम से बना है, एटम को देखते जाए तो वो इलेक्ट्रॉन से बना है, इलेक्ट्रॉन क्या है, वो एनर्जी सोर्स है। तो आप हम जो है सभी अल्टीमेटली देखा जाए तो क्वांटम थ्योरी में ये प्रूव हो चुका है कि हम सभी जो है वो एनर्जी के ही सोर्स हैं, हम एनर्जी के ही जो है रूप हैं। और हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि बता के चले गए कि आप ज्योति स्वरूप जो परमात्मा है उसके अंश हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत अच्छी बात कह दी कि हमारा जो शरीर है वो सेल का बना हुआ है, सबसे छोटी इकाई सेल होती है, मगर सेल को भी डिवाइड करें तो वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के अंदर भी फिर फोटॉन और प्रोटॉन, देन गॉड पार्टिकल्स, बहुत सारी चीजें हैं, जिसको फिर लास्ट में क्वांटम का नाम दे दिया। क्वांटम फिजिक्स में बहुत सारी चीजें वर्णित है। तो एनर्जी की बात आपने कह दी कि वो सारी चीज एनर्जी है। क्वांटम और स्पिरिचुअलिटी विथ आवर कैंसर, तीनों पे बात करूंगा मैं। उस समय डॉक्टर तिवारी जी भी साथ में आ गए हैं, तो बात करूंगा। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी भी आपसे बात करूंगा। मैं इस बीच ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कुछ अभी तक के सेशन में डॉक्टर यूसुफ मेमन जी से अगर कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। डॉक्टर मेमन सर संजीवनी सीबीसीसी कैंसर हॉस्पिटल रायपुर के डायरेक्टर हैं और ऑन्को सर्जन है, कैंसर के सर्जन है। नमस्कार। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि आप हमारे यहाँ आए हैं पोर्टल में, और हमने पहले भी आपको सुनी है। मैं एक आपने जो बताया डॉक्टर मेमन, आप जो है पॉजिटिव फैक्टर्स बता रहे हैं बॉडी से रिलेटेड टू कैंसर। मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर व्यक्ति हो जाता है शिकार पेशेंट और उसके कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, कुछ उसके इमोशनल चेंजेस दिखाई देते हैं, कुछ उसके बिहेवियरल चेंजेस दिखाई देते हैं, उसको किस तरह से सही किया जाए। दूसरी बात है, उसकी पारिवारिक जो स्थिति है, जो बैलेंस है, वो इम्बैलेंस होने लग जाता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, हर जगह पे तो ये नहीं होता है कि परिवार वाले सहते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि उनको छोड़ देते हैं, तिरस्कार करते हैं, हर तरह का होता है। तो मुझे थोड़ा सा इसमें बताइए, जैसे कि लोग सुन पाए, जो आपको सुन रहे हैं, कि इनके इस मामले में किस तरह के काउंसलिंग के लिए किस तरह का अप्रोच होना चाहिए, किस तरह की प्रिकॉशन लेनी चाहिए फैमिली मेंबर्स को, और इवन मैं समझती हूँ जो कैंसर पेशेंट है उनको भी क्या समझौता करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है आज के जिंदगी में। ये एक बैलेंस रिलेशनशिप के लिए जरूरी है। जी, मेरा आपने ये क्या मानना है कि हाँ, हमारे हमारे जो भी जो हम जो भी हमारे इमोशंस हैं, ये हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और हमारे साथ जो भी घटनाएं होती हैं उसके प्रति हमारा जो रिएक्शन होता है वो भी जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। जैसा कि आप कह रही हैं कि भाई बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जब आदमी जो है बहुत परेशान होता है, घर की परिस्थिति ऐसी होती है, जब वो स्थिति खराब होती है, या फिर जो है कुछ ऐसा कि घर में लोग अच्छे नहीं मिलते, जैसे कोई नार्सिसिस्ट हस्बैंड मिल गया या नार्सिसिस्ट पार्टनर मिल गया। तो मेरा ये समझना है कि अब ये एक अलग रास्ते में जा रहा है हमारा जो डिस्कशन है, लेकिन जो ग्रेटिट्यूड की भावना होती है, आभार व्यक्त करने की जो भावना होती है, और हर चीज में अच्छाई खोजने की जो भावना होती है, वो जो है एक हम पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि हम जो है हम जिन चीजों को ज्यादा सोचते हैं
हम उन्हीं चीजों को हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम पॉजिटिव चीजों को सोचते हैं तो हम पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम निगेटिव चीजों को सोचते हैं तो हम निगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें कोई भी परिस्थिति हो, अगर हम उसमें आभार व्यक्त करने की कला सीख लें और उसमें हम पॉजिटिविटी को खोज लें और हम ईश्वर का धन्यवाद करते रहें, तो जो है इसमें कोई ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि मतलब हम जो है निगेटिव रहें। और जब हम निगेटिव होते हैं तभी हमारे हार्मोन्स जो है वो निगेटिव कार्टिसोल वगैरह सिक्रीट करना चालू करते हैं। जब हम मानते हैं इस चीज को कि सारी चीजें ऑलरेडी डिसाइडेड है, जैसे कि गीता के 11वें अध्याय के 7वें श्लोक में कृष्ण जी जो है वो अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन जो है डर रहे हैं कि मैं लड़ाई करूं कैसे। उस श्लोक में कृष्ण भगवान जो है, आप गूगल करके देखिएगा या पढ़िएगा, 11वें अध्याय के 7वें श्लोक में कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम लड़ाई ऑलरेडी जीत चुके हो। आज से 18 दिन बाद तुम लड़ाई ऑलरेडी, मैंने ये सब कुछ पहले से नियति बना दी है। तुम मात्र जो है एक इसके कर्ता हो, इसके अलावा तुम कुछ नहीं हो। जब ये ऑलरेडी डिसाइडेड है कि 18 दिन बाद क्या होने वाला है, तो तुम्हारे सोचने से या हाँ या ना करने से कुछ नहीं होगा। सामने जितने तुम्हारे गुरुजन हैं, तुम्हारे जो पितामह हैं और जो तुम्हारे जितने कौरव बंधु हैं, ये आज से 18 दिन के बाद सारे लोग मारे जा चुके हैं। ये नियति है, ये पहले से डिसाइडेड है, तुम्हारा इसमें कोई रोल नहीं है। और ये भी डिसाइडेड है कि तुम इनके साथ लड़ने वाले हो, तो तुमको धनुष उठाने से कोई डरने की जरूरत नहीं है। वो तो ऑलरेडी नियति जो है वो डिसाइडेड है। तो उसी तरह से अगर हर आदमी ये सोचने लगे कि अगर मेरे साथ बुरी परिस्थिति आ गई कि मेरा हस्बैंड मेरे को खराब मिल गया या मेरे साथ ऐसा गलत हो गया, तो वो तो भगवान द्वारा ऑलरेडी या नियति द्वारा या यूनिवर्स द्वारा ऑलरेडी डिसाइडेड है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। अगर इतनी भावना वो अपने अंदर ले आता है तो फिर वो इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है कि भाई जब ये डिसाइडेड था और मेरे हाथ में जब कुछ नहीं है, तो वो इमोशंस से ऑलरेडी अपने आप को फ्री कर लिया। जब आप इमोशंस से फ्री हो गए, ना अब आप में एंगर बचा, ना अब आप में जीलसी बचा, ना अब आप में कंपटीशन की भावना बची। आप तो बस अपना कर्म करिए क्योंकि डिसाइडेड है ऑलरेडी। तो जब डिसाइडेड है तो फिर उसके लिए हम जब डिसाइडेड है तो फिर अब उसमें हम चाहे अच्छा सोचें या बुरा सोचें। और अभी तो ये भी जो है बताया जा चुका है, जो लोग ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, कि भाई हम जब पैदा होते हैं तो हम अपने कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार अपना सारा चीज हम डिसाइड करके पैदा होते हैं। कि जैसे मान लो कोई आदमी मेरे को इस जन्म में दुख देने वाला है, तो वो हमारा सोल का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है उससे कि तुम मेरे को इस जन्म में इतना इतना दुख दोगे। तो दूसरा सोल बोलता है कि नहीं, अगले जन्म में मैं इतना दुख नहीं सह पाऊंगा, मेरे 2 जन्म में तुम मेरा जो भी बदला है वो ले लेना। तो वो डिसाइड करके वो पैदा हुआ है। जब वो पैदा हुआ है, उसने खुद ने जब डिसाइड किया है कि इस जन्म में तुम मेरे को इतना धोखा दे देना, तुम मेरे को इस जन्म में जब मैं पैदा होऊंगा मेरे को इतना सता लेना, क्योंकि मैंने तुमको पिछले जन्म में इतना सताया है। तो जब हम वो डिसाइड करके खुद ही पैदा हुए हैं, तो आज अगर हमारे साथ कोई आदमी अगर हमारे साथ छल कपट या धोखा या कुछ कर रहा है, तो वो तो ऑलरेडी हमने खुद ने डिसाइड किया है। और कृष्ण जी बोल रहे हैं कि वो सब मैं डिसाइड करके बैठा हूं। तो जब सब ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तो अगर ये भावना हम देखिए, ये हमेशा इस चीज को समझना और इस चीज को जब हमारे ऊपर कोई खराब परिस्थिति आ जाएगी, हम इमोशंस में बह तो जरूर जाएंगे, लेकिन भाई हम गुस्सा हो गए ठीक है, लेकिन 10 मिनट के बाद हमको अपने आप को शांत करना पड़ेगा। अगर हम जैसे आज मेरे को किसी आदमी ने मेरे साथ छल कर दिया, मैं एक दिन गुस्सा रहूं ठीक है भाई, लेकिन दूसरे दिन
अब मैं जीवन भर उसी को लेके बैठा रहूंगा तो मैं फिर बीमार पड़ जाऊंगा। तो अपने आप को समझाने के लिए मुझे इन शास्त्रों का और इन सिद्धांतों का सहारा लेना पड़ेगा और अपने आप को मुझे समझाना पड़ेगा और अपने इमोशंस को मुझे खत्म करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं खत्म करूंगा तो वो कार्टिसोल हार्मोन निकलता रहेगा, मैं दूसरे के ऊपर गुस्सा होता रहूंगा, दूसरे का कोई नुकसान नहीं होगा, मेरे ही शरीर का नुकसान होगा। मेरे शरीर को नुकसान ना हो इसके लिए मुझे दूसरे को माफ करना पड़ेगा। मेरे शरीर को नुकसान ना हो इसके लिए मुझे दूसरे से क्षमा मांगनी होगी। तो ये जो है इस तरह की चीजें जो है हमें अपनानी चाहिए। बहुत बढ़िया बताया आपने, बहुत ही अच्छी तरह बताया। पर प्रैक्टिकल लाइफ में जो है डॉक्टर मेमन, ये नहीं पॉसिबल हो पाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में मैडम एक दिन के लिए पॉसिबल नहीं है। आज आपको किसी ने धोखा दे दिया, आप एक दिन गुस्सा रहिए ना भाई, लेकिन आप बोलेंगे कि अब मैं जीवन भर उसको यही चीज चलता रहेगा मेरा, तो जीवन भर उस आदमी का कुछ नुकसान नहीं होगा। आपको अपने आप को जो है एक दिन आपको आपको अपने ग्लैंड्स को, हार्मोन को रिलैक्स करने के लिए आपको दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन हमारे आप देख लीजिए कि जब हमारे घर में मृत्यु होती है, आपके बहुत ही क्लोज किसी आदमी की मृत्यु हो गई, आपको क्या बोलते हैं? गरुड़ पुराण में बताया गया है 10 दिन तक के गरुड़ पुराण का पाठ होता है कि भाई आप उनको खूब याद करो, उनके नाम पे खूब दान करो, लेकिन 11वें दिन तो आप छोड़ो। आप जीवन भर उसी इमोशन को लेके बैठे रहोगे तो वो संभव नहीं हो पाएगा। लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? क्योंकि वो उसी चीज को बार बार उसी इमोशंस को 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 1 महीना, साल भर, तो वो उसको हमको छोड़ने के लिए हमें शास्त्रों में ये विधि बताई गई है और हमको उसको मानना पड़ेगा। अदरवाइज आप अपने शरीर को खराब करने के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल। एक्चुअली यहाँ बहुत दिन से इस फोरम में बात होती थी हु एम आई, इसको समझना चाहिए। डॉक्टर मेमन साहब आपने पूरा समझा दिया आज हु एम आई। जो व्यक्ति अगर हु एम आई को समझ गया है, यानी कि इस ग्रंथ को समझ गया कि दूसरे को माफ करना है, तो वो हु एम आई को समझ जाएगा और बीमार नहीं होगा। आप ही की बात से याद आती है एक घटना और शंकराचार्य की थी, आदि गुरु शंकराचार्य जी की, कि वो अहम ब्रह्मास्मि का उन्होंने स्लोगन दिया था और अहम ब्रह्मास्मि बोलते थे। बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे और बोलते चले जाए अहम ब्रह्मास्मि। तो सफाई कर्मी जो वहां से माला और फूल को उठाया करता था, वो बार बार शंकराचार्य के सामने आ जाए और शंकराचार्य जी बोले अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। 4-5 बार हुआ, छठे राउंड में फिर आए तो फिर बोला, हटाने का इशारा करे, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो सामने जो वो खड़ा था सफाई वाला बोला, महाशय मैं भी तो वही बोल रहा हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो शंकराचार्य को वहां से ज्ञान हो गया कि कहना क्या चाह रहे हैं। हर व्यक्ति के अंदर ब्रह्म है, उसको समझ जाइए आप। तो अगर आप सामने वाले को अपने बराबर तुल्य कर लिया और सामने वाले को ज्यादा बड़ा मान लेते हो, यानी कि खुद माफ करना सीख जाते हो, या आपका बड़प्पन हो जाए। सामने वाले को बड़ा मान लिया तो आपका बड़प्पन हो जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। और इससे आप कई प्रकार के इमोशन से बाहर आ जाते हैं और जो लंबे समय तक आपका इमोशन जो आपको निगेटिव इमोशन पे ले जाता रहता है, वो आप उससे दूर हो जाते हैं, जिससे कि आप बीमारियों से बाहर रहते हैं, बीमारियों से बच जाते हैं। और लगातार यहाँ बात हो रही है कि लंबे समय तक आप निगेटिव इमोशन पे रहेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे। और स्ट्रेस का एक कारण निगेटिव इमोशंस है और स्ट्रेस से कैंसर होता है। यह बात डॉक्टर यूसुफ मेमन सर ने पहले भी कहा और लगातार बात चलती है। थोड़ा सा मैं डॉक्टर अनिल गुप्ता जी आपके पास फिर पहुंचूंगा। बात डॉक्टर यूसुफ मेमन साहब ने एनर्जी की कही और उन्होंने क्वांटम की और स्पिरिचुअलिटी की बात कभी उन्होंने कर ही दिया। तो अब फिलहाल मैं क्वांटम की ओर चलता हूं, जब सेल के से भी छोटे पार्टिकल की बात होने लगी है, जब बातें क्वांटम फिजिक्स की होती है, E=mc² की होती है, तो इस क्वांटम को अब हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से समझने की भी आवश्यकता पड़ रही है, खास करके जब हम होलिस्टिक अप्रोच टू कैंसर की बात करते हैं। डॉक्टर अनिल जी, दोनों की बातें सुनने के बाद जीवन को जीने के दो तरीके कि भाई एक जो शुभ्रा मैडम कह रही कि प्रैक्टिकली हो नहीं पाता और सभी लोग ऐसे ही बोलते हैं हाँ सर प्रैक्टिकली हो नहीं पाता और नहीं होगा तो ठीक है कोई बात नहीं, स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा। स्ट्रेस रहेगा तो कोर्टिसोल आएगा, कोर्टिसोल आएगा तो बीमारियां आएंगी और डॉक्टर के पास जाएंगे।
उसका कोई सोल्यूशन नहीं। लेकिन दूसरी अप्रोच ये है कि आप जब वैदिक फिलॉसफी को मान लेते हैं, अगर मान लीजिए अपन इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करें कि कोई पास्ट लाइफ होती नहीं है और कोई दोबारा जन्म होता नहीं है, अगर मान ले इस फिलॉसफी को मान लिया जाए एक मनोवैज्ञानिक तरीके से, किसी भी तरीके से, मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तब आदमी बहुत सारा टेंशन जिएगा कि यार मैंने तो बहुत सारे लोगों को पैसा दे दिया, वो मेरा वापस नहीं कर रहे हैं, तो अब क्या करूं, मरने से पहले टेंशन। लेकिन अगर आप पास्ट अगले जन्म में विश्वास रखते हो तो सोचो कि चल यार अगले जन्म में ले लेंगे उससे, तो अगले जन्म में मेरा हिसाब कर देगा। जो आपसे लेके चला गया तो आप सोच लोगे कि यार पिछले जन्म का कुछ ना कुछ कर्म रहा होगा। मान लो कोई बड़ा नुकसान हो गया, बड़ी बीमारी हो गई, आप सारी चीजें अच्छी कर रहे हो, हेल्दी लाइफस्टाइल है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बीमारी होगी, तो कम से कम एक कर्मा थ्योरी तो है कि भाई पास्ट में मेरे पास कुछ कर्म किए होंगे उल्टे सीधे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो स्पिरिचुअल फिलॉसफी है वो हमें जीवन की चीजों को एक्सेप्ट करना सिखाती है, और जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वो हमें और ज्यादा स्ट्रेसफुल बना दे रही है। हम कितना ही एडवांस साइकोलॉजी सीख लें, मैंने एनएलपी भी पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, लेकिन जब तक हम स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझते तब तक ये साइकोलॉजी काम नहीं आती, और बल्कि और ज्यादा स्ट्रेस पैदा कर देती है। लेकिन अब हमें वेस्टर्न वर्ल्ड को ये समझाने की जरूरत है कि जो हमारा स्पिरिचुअल फिलॉसफी है वो फिलॉसफी नहीं, स्पिरिचुअल साइंस है। कैसे? बहुत सिंपल सी बात है, जब हम साइंस के अंदर में समझ रहे हैं कि मोबाइल का एक क्लाउड होता है, तो हमारा भी एक क्लाउड है, एक विजिबल पार्ट है, एक इनविजिबल पार्ट है, और पंचकोश ये इनविजिबल पार्ट है। पंचकोश में से केवल एक पहला कोश विजिबल है, बाकी सारे इनविजिबल है। माइंड सॉफ्टवेयर, इंटेलेक्ट हायर सॉफ्टवेयर, सोल क्वांटम पार्टिकल। और जैसा यूसुफ सर ने कहा, वो जो सुपर कॉन्शियस माइंड मतलब डिवाइन, वो सोर्स है जहां से अटैच है सर्वर। साइंस क्वांटम पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल, ये सर्वर से अटैच है, और ये क्लाउड के अंदर पूरा डाटा है, कर्मास भी इसी में है, मेमोरी भी इसी में है। और जब डेथ होती है तो केवल फिजिकल बॉडी यहां रह जाती है, हमारे माइंड की मेमोरी, हमारे चक्र, हमारी नाड़ी, हमारी इंटेलेक्ट और ये आत्मा सब चली जाती है, क्लाउड चला जाता है। जब ये क्लाउड, अपन एक मोबाइल चेंज करते हैं तो क्लाउड वापस इसमें नए मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। इसी प्रकार से जो हमारे कर्मास होते हैं, जो हमारी मेमोरी होती है, अगले जन्म में हमारे साथ आती है। और जब हम इन सब फिलॉसफी की बात करते हैं तो हम बहुत आसानी से दूसरों को माफ कर पाते हैं। कहते हैं ना कि कुछ इस तरह से जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। तो माफी आप दूसरे को नहीं देते हो, खुद के लिए देते हो, अपने आप को कूल करने को। लेकिन ये बोलना बहुत आसान है, होता नहीं है। लेकिन जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हो तो माफ करना बहुत आसान हो जाता है। एक्सेप्टेंस लेके आता है स्पिरिचुअलिटी, ऑल इज वेल समझ आता है। आपके कॉर्टिसोल को डोपामिन, सेरोटोनिन, एक्सीटोसिन और मेलाटोनिन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लेके आते हो स्पिरिचुअलिटी के साथ, तो आपकी जो 963 ट्रिलियन हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, पीनियल ग्लैंड से बहुत सारे पॉजिटिव हार्मोन्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप अपने आप को थैंक यू बोलते हो, इवन जो मॉडर्न साइंसेस है, एनर्जी मेडिसिन, वो तो बोलता है कि आपको अपने बॉडी को थैंक यू बोलना है। आप अपने लीवर को थैंक यू बोलिए कि आप बढ़िया से अच्छे से काम कर रहे हो। अगर किडनी खराब हो गई, किडनी को थैंक यू बोलिए, शाबाशी दीजिए, नहीं आप कर सकते हो, यस यू कैन, यस यू कैन। आपने आज तक अपने बॉडी को कभी थैंक यू बोला ही नहीं, बल्कि उसको उल्टा सीधा बोलते रहे हो, अरे यार मेरी किडनी अच्छा काम नहीं कर रही है। बीमारी हो जाती है तो अपनी बॉडी को दोष देना शुरू करते हो। भगवान को कभी थैंक यू बोला ही नहीं, भगवान को हम हमेशा बस कोसते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वेदांत, वैदिक लाइफस्टाइल, वैदिक जो चीजें हैं वो हमें लाइफस्टाइल भी सिखाती है, और वैदिक विज्ञान जो है लाइफ फिलॉसफी भी सिखाता है। स्पिरिचुअलिटी एक साइंस है, इसे साइंटिफिक वे में समझेंगे क्वांटम फिजिक्स के साथ। एक हमारा बायोफील्ड है, उसमें क्वांटम पार्टिकल, सोल पार्टिकल है, और माइंड हमारा सॉफ्टवेयर है जिसमें हमारी मेमोरी होती है। इमोशंस और फीलिंग आना जरूरी है। लेकिन जो आउटर वर्ल्ड चल रहा है, ये सारी चीजों में ना तो स्पिरिचुअलिटी सिखाई जा रही है, बल्कि जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है सोशल मीडिया के द्वारा, मीडिया के द्वारा, उससे हम और स्ट्रेस हो रहे हैं और कॉर्टिसोल क्रिएट कर रहे हैं। बस समझने की जरूरत है, हमें ज्यादा समझदार होने की जरूरत नहीं है, हमें इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, इंटेलेक्चुअल होने की जरूरत है। कोई मेटेरियल क्राइसिस नहीं है, स्पिरिचुअल क्राइसिस है। कोई भी मेटेरियलिस्टिक चीजें कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आज एग्जिस्ट कर रही है। पांडे जी आप म्यूट हैं। भूल जाता हूं मैं भी। डॉक्टर साहब, ये था कि एनर्जी को हम कैंसर के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। अब ये बात की, हमने चक्र को समझ लिया कि सर ने चक्रों को ग्लैंड के साथ जोड़ दिया, और ये कहा कि जब जब हम
स्ट्रेस पे होंगे तो हमारी ग्लैंड डिस्टर्ब होंगी, और ग्लैंड डिस्टर्ब होती हैं तो हमें बीमारियां कई प्रकार की आएंगी। उनमें से एक कारण कैंसर का भी हो सकता है। और 7 मेजर कैंसर की बात हुई, और सातों हमारे चक्र है, और 7 हमारे मेन हार्मोन्स के सिस्टम भी है, हार्मोन ग्लैंड भी है। आप क्वांटम की बात करते हैं, आप एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी का कैंसर जैसी बीमारी से क्या संबंध है? यस, अब देखिए यहाँ पर हमें साइंटिफिक वे में होलिस्टिक अप्रोच लेने की जरूरत है। सबसे पहले जब भी अगर कैंसर के सिम्टम्स हैं, कुछ भी हैं, मेडिकल साइंस को नकारा नहीं जा सकता। इमीडिएट डायग्नोसिस बनवाइए, एक्सपर्ट से ओपिनियन लीजिए, जो भी उसको आगे फैलने से रोकने में, कंट्रोल करने में हेल्पफुल हो सकता है उसे इमीडिएट ले। जो हमारे कैंसर सर्जन कहते हैं, चाहे वो सर्जरीज हो, चाहे वो ब्रेकीथेरेपी हो, कीमोथेरेपी हो, रेडिएशन थेरेपी हो, जो एक्सपर्ट है उसके उस फील्ड से राय लीजिए, ताकि उसका इमीडिएट वहीं पे रुकाव किया जा सके। इसके बाद अब जो आपकी इमोशन डिस्टर्ब हो गई है, जो आपको फियर आ गया है, उसकी वजह से आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी बहुत खराब हो गई है। जनरल वे में जितने भी डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि लड़ना पड़ेगा, विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। जिनका विल पावर स्ट्रांग है वो रिकवर कर जाते हैं। लेकिन ये विल पावर का जो बेस है वो है लाइफ फोर्स एनर्जी, कि जिस व्यक्ति की लाइफ फोर्स एनर्जी अच्छी होती है वो जल्दी रिकवर करता है, अच्छा प्रोग्नोसिस होता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को जिसको डायग्नोज हो गया, तो उसे अपनी इमोशंस को पहले कंट्रोल करना होगा, और इसमें उसके फैमिली का भी रोल आता है। कैंसर शब्द सुनते ही हमें डर पैदा हो जाता है। डरना नहीं है, ना कैंसर से डरना है और ना ही कैंसर से लड़ना है। लड़ने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़ना मतलब स्ट्रगल नहीं करना है, शांत होना है, एक्सेप्ट करना है, और फिर उसे हील करना है। हील मतलब अब मैं उसको ठीक होना है। तो पहला इमोशनल और मेंटल लेवल आता है। उसके बाद स्पिरिचुअल लेवल आता है कि स्पिरिचुअलिटी में मुझे ये समझना है कि रूट कॉज क्या है मेरी बीमारी के। कई जगह पर हमने गलत डाइट, लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट चूज करके रखा होता है, और दूसरी जगह पर कई बार हमारा मेंटल और इमोशनल कॉज होता है। तो वो दोनों लेवल पे हमें पहले फाइंड आउट करना है रूट कॉज क्या है। जब तक हम उसे पूरी तरीके से हटाएंगे नहीं लाइफ से, तब तक कैंसर रिकरेंस होते रहेगा। तो वो रिकरेंस करने के लिए आपको बैठने, समझने के लिए बैठना होगा, अपने साथ समझना होगा कि क्या क्या कारण थे। और जब आप समझोगे उस कारण में से कुछ को आप एक्सेप्ट करोगे, हो सकता है किसी के साथ आपकी जेलसी चल रही हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया हो, आप उसे माफ नहीं कर पा रहे हो। वो सारी चीजें जब आपको एक बड़ी बीमारी हो जाती है, तो फिर अपने आप माफ होने का आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। लेकिन कई लोग माफ फिर भी नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उससे क्या होगा, उससे बीमारी थोड़ी ठीक हो जाएगी। तो यहां पर जो बायोफील्ड का कॉन्सेप्ट है, आज की डेट में ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि लाइफ फोर्स एनर्जी ठीक है कि नहीं। अगर लाइफ फोर्स एनर्जी ठीक नहीं चल रही है, तो अगेन ये जो हमने गलतियां कर ली वो ठीक है, लेकिन हमारे वैदिक विज्ञान में योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, ये पूरे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जिसके द्वारा आप योगिक क्रियाओं के द्वारा लाइफ फोर्स एनर्जी दोबारा बढ़ा सकते हो। दो लेवल पे काम करना है, एक रूट कॉज फाइंड आउट करना है, उन्हें हटाना है क्योंकि वो आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी को डाउन कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको वो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी है जो आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी को बढ़ा सके। और तीसरा, आपको मेंटल इमोशनल सपोर्ट ढूंढना है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से आए, चाहे आपके फैमिली मेंबर से आए, चाहे दोस्तों से आए, चाहे किसी अलग प्रकार के जो कैंसर हेल्प ग्रुप्स होते हैं वहां से आए। अगर आप ये चीजें फॉलो करते हैं, अगेन डाइट, लाइफस्टाइल, मेंटल इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल, और लास्ट में योगिक क्रियाएं, इन सब का जब कॉम्बिनेशन करेंगे 100% कैंसर से आप पीछे छुड़ा सकते हैं। अगर डेली बेसिस पे करते रहेंगे तो कैंसर होगा ही नहीं, और अगर हो गया गलती से भी तो रिवर्स कर सकते हैं, मतलब होलिस्टिक अप्रोच से। मैं एक्चुअली जब बोलने लगी थी तो मैं इम्बैलेंस की बात मेरे दिमाग में थी। इम्बैलेंस, वो इम्बैलेंस नहीं हो जाता है जो व्यक्ति, जैसे मैं बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच से बोल रही हूँ, एंड बहुत ही डेफिनेटली आज का जो पांडे जी सेशन है, जो लोग सुन रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इसको एन आउटरीच अवेयरनेस प्रोग्राम डालिए, जिससे पूरे देश में ये फैले, क्योंकि इसमें जो है होलिस्टिक अप्रोच वाकई बहुत जरूरी है। मैं प्रैक्टिकली लोगों को देख रही हूँ, जो लोग पड़े हुए हैं, रिश्तेदार लोग अस्पताल के बाहर, पेशेंट जो अंदर पड़ा हुआ है, उनके बीच के जो रिलेशनशिप है वो इम्बैलेंस में। स्पिरिचुअलिटी को लाने की बहुत जरूरत है, पर कौन लेके आएगा? सवाल मैं बहुत प्रैक्टिकली बोल रही हूँ। फैमिली मेंबर्स ला सकते हैं, नंबर 1। काउंसलर्स ला सकते हैं, नंबर 2। डॉक्टर्स खुद जो है बेनिफैक्टर्स बोल सकते हैं, नंबर 3। पेशेंट के सबकॉन्शियस माइंड में अगर वो है तो ला सकता है, पर वो लास्ट में मैंने इसलिए डाला पांडे जी कि वो उस समय पेशेंट है, वो सफर कर रहा है, वो
परेशान है, वहां पे क्या होता है, इम्बैलेंस आ जाती है पेशेंट और रिलेटिव्स के बीच में। भले ही जो भी हम लोग सुन रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जो भी चिंता कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, फैमिली मेंबर्स भले ही बहुत कोशिश करें, पर अगर पेशेंट उन आइडियाज को, उन अप्रोच को लेने को तैयार नहीं है, तो फिर हम क्या करें? इम्बैलेंस आ रहा है या नहीं, ये बताइए। उस इम्बैलेंस को कैसे दूर करें, मेरा बस एक ही सवाल है। बिल्कुल। डॉक्टर अनिल जी हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। मैडम का डॉक्टर, प्रश्न, मेरा मैडम का रिक्वेस्ट है। प्रश्न था। हाँ, आप बोल, मैं रिपीट कर देता हूँ आपके। तो डॉक्टर साहब, मैडम का प्रश्न ये कहना है कि होलिस्टिक अप्रोच सही है, बट अगर पेशेंट उसको अपनाना ही ना चाहे, रिलेटिव चाहते हैं कि वो ले ले, मगर पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है, तब? देखिए, कोई भी चीज एक, जबरदस्ती किसी के साथ दी नहीं जा सकती। मैडम अगर कुछ, हाँ, आप जोड़ना चाह रहे हैं, आप जोड़ लीजिए हाँ, जी। मैं ये कह रही थी डॉक्टर साहब कि आपने तो बहुत बढ़िया हॉलिस्टिक अप्रोच बोला, स्पिरिचुअलिटी का भी हम गए, पर एक बात ये हो रहा है, मैं साइकोलॉजिकल उसमें जा रही हूँ, ब्रेकअप में, कि पेशेंट इज एट द मोमेंट डिस्टर्ब्ड, डिस्ट्रेस्ड एंड ही फील्स एलिनेटेड। देखिए, these are psychological terminologies। वो भले ही बहुत ही अच्छा आदमी है सब, ऑन दैट एट दैट टाइम वो एलिनेटेड फील कर रहा है, वो निग्लेक्टेड फील कर रहा है, वो डिसअरेंज फील कर रहा है। वो अब अगर वो व्यक्ति वाकई बहुत एक्टिव रहा है, तो वो इनएक्शन में चला जाता है, तो फील करता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। अब रिलेटिव्स स्पिरिचुअल हैं, कोशिश कर रहे हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करा रहे हैं, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है पेशेंट, वहां पे एक इम्बैलेंस आ जाता है। मैं बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच से बोल रही हूँ, वहां राइट। पे क्या करना चाहिए? देखिए, बेसिकली जो मुझे समझ में आता है, पेशेंट जो है उस समय बहुत लो इमोशनल स्टेट में होता है, फैमिली वाले भी डरे हुए होते हैं। अगर ऐसे में जो प्रोफेशनल्स हैं, लाइक जैसे मान लीजिए, जैसे मैं यूसुफ मेमन सर की बात कहूं, इनके हॉस्पिटल के अंदर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर अप्रोच है। जब यूसुफ मेमन सर इस बात को बोलते हैं कि मैं आपका एक ऑन्को सर्जन भी हूं, कैंसर सर्जन भी हूं, लेकिन आपको ये होलिस्टिक अप्रोच अपनानी है, तो फिर पेशेंट और रिलेटिव सेकंड क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। और तीसरी बड़ी बात, जब यूसुफ सर ये भी बता दें कि इसके लिए भी आपको कहीं भटकना नहीं है, कि उन्हीं के हॉस्पिटल में ये अप्रोच एक्सपर्ट्स के द्वारा दी जा रही है, तो पर्सन को, उस पेशेंट को परफेक्ट सॉल्यूशन भी मिल जाता है। मैं ये कहना चाहूंगा, इस प्रकार का इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर सॉल्यूशन पूरे फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर की जरूरत है और प्रेजेंट की नीड है। और हर हॉस्पिटल के अंदर जैसे एक साइकोलॉजिस्ट होता है, काउंसलर होता है, ऐसे ही ये माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल चारों का कॉम्बिनेशन एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, होलिस्टिक मेडिसिन डिपार्टमेंट। जैसे यूसुफ सर के यहाँ जो डॉक्टर तिवारी हैं, अविनाश तिवारी, वो स्पिरिचुअल काउंसलिंग भी करते हैं। वो जो पैलिएटिव केयर है, जो लास्ट में ऐसे पेशेंट जिनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, उनकी भी काउंसलिंग और मैनेजमेंट देखते हैं। तो इस प्रकार की अप्रोच हर हॉस्पिटल में जरूरी है, खासकर कैंसर पेशेंट्स में तो बहुत ज्यादा, क्योंकि उस समय पेशेंट का बिलीफ सिस्टम ना तो स्पिरिचुअल रह पाता, ना ही वो मेंटली अप डाउन रह पाता, और ना ही वो इमोशनली अपने आप को स्टेबल रख पाता। बहुत सही बोले। मैं यही सोच रही थी कि हमारी जो ये सेशन है, पांडे जी से मेरा ये अनुरोध है कि इसको एक एज ए रिकमेंडेशन करें। हम लोग ने इतने सारे सेशंस कर लिए, ये हॉलिस्टिक अप्रोच पांडे जी तभी सक्सेसफुल होगा अगर हमारी ये रिकमेंडेशन जाए सब जगह पे, दैट वी नीड टू हैव। गवर्नमेंट इन चीजों में अगर इनिशिएटिव ले तो बहुत अच्छा अप्रोच हो सकता है। गवर्नमेंट अगर नहीं भी ले रही है तो प्राइवेट डॉक्टर्स भी अगर अप्रोच लें तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव पेशेंट के लिए, हेल्थ केयर सिस्टम के लिए और इवन डॉक्टर्स के लिए भी अच्छा हो सकता है। थैंक यू। गवर्नमेंट जब लेगी लेगी, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल और जो डॉक्टर्स हैं अगर वो थोड़ा सा इनिशिएटिव ले लें, जैसा कि संजीवनी सीबीसीसी कैंसर हॉस्पिटल रायपुर में डॉक्टर यूसुफ मेमन और उनकी टीम कर रही है, तो निश्चित रूप से कैंसर सहित अन्य जैसे बीमारियां हैं उनको काफी फायदा पहुंचेगा। तो यह आज का सेशन था हमारा, होलिस्टिक अप्रोच ऑन कैंसर। डॉक्टर मेमन सर निकल गए थे, आप फिर से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर, चलिए जुड़ चुके हैं सर, अब एक बात हो ही जाए, क्योंकि अभी एक बात चल रही थी ये कि कैंसर के जो पेशेंट हैं और वो कई बार कोऑपरेट नहीं करते, जब हम होलिस्टिक की बात कर रहे थे और स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे थे, तो फिलहाल तो उनके साथ कैसा ट्रीट हो
तो डॉक्टर साहब कुछ बात ही कर रहे थे, उसमें बात ये आ गई कि मेमन सर ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट का, के लिए नहीं सोचा कि गवर्नमेंट इस पे इनिशिएटिव ले, और उन्होंने पैलेटिव केयर को यहाँ पे ला लिया और होलिस्टिक अप्रोच जोड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब एक्चुअली जो आप ये होलिस्टिक का ट्रीटमेंट का जो कॉन्सेप्ट लाए हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा सा ये भी हमारे जो ऑडियंस हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो समझना चाहेंगे कैसे कर रहे हैं कैंसर के साथ में होलिस्टिक अप्रोच आप। जी, तो ये जो है संजीवनी सीबीसीसी कैंसर हॉस्पिटल में हम लोग एलोपैथिक कैंसर का ट्रीटमेंट तो करते ही हैं। इसके अलावा जो है डॉक्टर अनिल गुप्ता सर की जो है यहाँ पे हफ्ते में 2 बार जो है वो क्लिनिक चलती है, होलिस्टिक क्लिनिक चलती है। प्रतिदिन कैंसर के रोगियों को सुबह सुबह योगा और प्राणायाम कराया जाता है। और इसके अलावा डॉक्टर अविनाश तिवारी जो हैं वो हमारे पेलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट हैं। वो कैंसर के मरीजों और उनके रिश्तेदारों की लगातार काउंसलिंग करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि कई बार जो है लोग अपने आप को गिल्टी महसूस करने लगते हैं कि मुझे कैंसर इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कोई बुरे कर्म किए होंगे। तो उस गिल्टी से उनको वो बाहर निकालने का काम करते हैं, ताकि जो है मरीज जब इन इमोशंस से फ्री होता है तो उसके ठीक होने की संभावना, उस वो तेज गति से ठीक होता है, ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। और कई बार मरीज जब ऐसी स्थिति में रहते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते, तब भी जब वो उनकी जो मृत्यु होती है तो वो कम से कम जो है उनमें कोई गिल्ट की भावना नहीं रहती। तो इस अप्रोच के साथ हम लोग ये वर्क करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को आज के इस सेशन से बहुत ज्यादा लाभ मिला होगा, क्योंकि न सिर्फ ये एलोपैथी बल्कि जो है जो वैदिक साइंस, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस सभी प्रकार के जो है इसमें जो भी बातें आई, जिसमें सभी का अल्टीमेटली एक ही कहना था कि हमें कैसे भी करके अपने तनावों को और अपने इमोशंस को खत्म करना है। और हमको ये जो भी बैड इमोशंस हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उससे हमें अप उस उन उन इमोशंस को हमारे को दूर करना है, चाहे वो हम उसको स्पिरिचुअल ढंग से लें, चाहे रिलीजियस ढंग से लें, या हम कम से कम साइंटिफिक वे में ये सोच के कर लें कि भाई हम उसको माफ इसलिए कर रहे हैं कि मेरे हार्मोन्स जो है वो गलत हार्मोन एक्टिवेट ना हो और कार्टिसोल ना निकलता रहे। कोई भी विधि से हमको अपने आप को इमोशन से फ्री करना है, ताकि हम न सिर्फ कैंसर बल्कि ब्लड प्रेशर, शुगर, हृदय की, किडनी की और दूसरी बीमारियों से भी हम अपने आप को बचा सकें। थैंक यू डॉक्टर साहब। और डब्ल्यूएचओ भी कहता है कि अगर हेल्थ की जो डेफिनेशन दी है उसमें उन्होंने 7 डायमेंशन की बात कही है, और हमारा वैदिक विज्ञान भी कहता है कि हम 5 कोश के शरीर हैं, जिसमें कि बहुत फिजिकल बॉडी है, एनर्जी बॉडी है, मेंटल है। हम विज्ञान में कोश और आनंद में कोश की बात करते हैं, तरह के 7 कोश हैं। तो हम एक शरीर नहीं है, तो 20% हिस्सा हमें दिखाई देता है, 80% हिस्सा जो हमें दिखाई नहीं देता मेटाफिजिकल है। क्योंकि कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड की जब बात होती है, जब बात एनर्जी की होती है, जब बात क्वांटम की होती है, तो हम केवल फिजिकल बॉडी के ट्रीटमेंट पे सफल नहीं हो सकते। केवल अगर फिजिकल बॉडी को ही केयर करेंगे तो डिसीज से बाहर नहीं आ पाएंगे, हम हेल्दी नहीं रह पाएंगे। हमें पूरे 5 शरीरों को देखना पड़ेगा। और आज की जो चर्चा का मुख्य बिंदु निकला, जिसमें हमारे कैंसर के चिकित्सक मौजूद थे, अंको सर्जन हैं डॉक्टर यूसुफ मेमन, संजीवनी सीबीसी कैंसर हॉस्पिटल में, उनके द्वारा, और डॉक्टर अनिल गुप्ता जो कि वैदिक विज्ञान में बात करते हैं, एलोपैथी प्रैक्टिशनर हैं, आई सर्जन है। इन दोनों ने 2-3 प्रमुख बातों पे आज बात किया। एक बात था कि एक एनर्जी होती है और दूसरा कि मेंटल बॉडी होती है। एनर्जी बॉडी और मेंटल बॉडी में डिस्टरबेंस होगा तो बीमारियां आएंगी, और आपके जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं आपको डिसीज की ओर ले जाते हैं, अगर वो बैलेंस नहीं होंगे तो। तीसरी बात जो कही वो बात थी कि कुछ चीजों को आपको भूलने की आदत होनी चाहिए, लोगों को माफ करना चाहिए। लंबे समय तक कोई भी गिल्टी को अपने साथ अगर लेकर के चलेंगे तो भी बीमारियों में तब्दील तो होगी। और लास्ट बात ये भी रही कर्मा की, जो कि हमारे यहाँ सनातन धर्मों में क्या किया है, भगवत गीता में भी कहा गया है, कर्म की फिलॉसफी है। अगर कर्मा सही नहीं रहेंगे तो भी बीमार होंगे
और हम सब लोग पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं। अच्छा हो गया तो भी सोचिए कि अगले जन्म में अच्छा मिलेगा, बुरा हुआ तो पिछले जन्म में आपने कुछ गलत किया होगा जिसका रिजल्ट अभी मिल रहा है, और जो गलत किया है उसको उसके अगले जन्म में रिजल्ट मिलेगा। पैसा आपके हाथ से चला गया तो हो सकता है पिछले जन्म में आपने किसी का कर्जा लिया होगा या चोरी की होगी, तो इस बार वो आपके हाथ से चला गया, अगले जन्म में दान दे रहे हो तो अगले जन्म में आपको फिर कुछ अच्छा मिलेगा। ये फिलॉसफी है, इसको लेकर के आप अपने लाइफ स्टाइल को सुधार सकते हैं। मेडिटेशन की बात हुई, योगा की बात हुई, जो डॉक्टर यूसुफ मेमन अपने यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, करवा रहे हैं पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स को, तो निश्चित रूप से उन्हें फायदा पहुंच रहा है। तो ये टोटल जो हुआ, ये हम एक होलिस्टिक अप्रोच पे बात कर रहे हैं, यानी कि शरीर के पांचों कोषों की बात होती है, होल बॉडी की बात हो रही है, तब जाकर के एक मरीज ठीक होता है। केवल दवाइयां, इंजेक्शन और सर्जरी तो एक छोटा सा उपाय है, लेकिन काम तब होगा जब हम सब यानी मरीज, मरीज का रिलेटिव और डॉक्टर, ये तीनों मिल करके पूरी पांच कोशी शरीर, होलिस्टिक बॉडी के ऊपर में काम करेंगे, तब कहीं जाकर के हम हेल्दी रह पाएंगे, रोग से मुक्त हो पाएंगे, कैंसर ही नहीं बाकी अन्य बीमारियों का। और स्पिरिचुअल होना चाहिए, यह बात भी कही। अब ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस मजहब को, किस धर्म को या किस रिलीजन को मानने वाले होते हैं, बस सारे धर्म, सारे मजहब, सारे रिलीजन एक ही बात कहते हैं कि कोई तो शक्ति है जो दिखती नहीं है बट उसे महसूस किया जाता है, वह एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। चाहे वो भगवान कह लो, गॉड कह लो, अल्लाह कह लो, या फिर हमारे यहाँ के जितने भी देव कह लो, राम कह लो, कृष्ण कह लो, सब एक एनर्जी है और आप उस एनर्जी का एक हिस्सा है, सोर्स है। बस इसी के साथ चलिए, होलिस्टिक अप्रोच को अपनाइए, आप स्वस्थ रहेंगे। अगर संभव हुआ तो डॉक्टर शुभराज शांडाल जी, तो हम अगला बार जो प्रोग्राम हो सकेगा तो स्पिरिचुअलिटी और डिसीज के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि आज वो चैप्टर छूट गया है। तो क्वांटम, स्पिरिचुअलिटी एंड अवर हेल्थ, इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा स्टडी करके फिर एक प्रोग्राम का शेड्यूल करूंगा और बनेगा तो फिर हम फिर जुड़ेंगे। डॉक्टर यूसुफ मेमन भी होंगे, डॉक्टर अविनाश तिवारी भी होंगे, डॉक्टर अनिल गुप्ता भी होंगे, डॉक्टर शुभ्रा शांडाल आप भी होंगे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं आपको बहुत ध्यान से सुन रही थी, कहीं पे मैं डिस्टर्ब थी, मैं बहुत अब कंफर्टेबल हो गई। मेरा ये कहना होता है, आज इस उम्र तक मैं ये कह रही हूँ कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स। पांडे जी, मैं आपको सुन रही थी, मैं दोनों को सुनी, लर्निंग कहीं बंद नहीं होता है। बात क्या है कि मैं आप लोगों से भी सुनते हुए मैं सोचती हूँ कि लोग जो हम लोग को सुन रहे हैं, पांडे जी जो सुन रहे हैं, वो अगर समझ रहे हैं, मेरा क्वेश्चन है, अगर समझ रहे हैं तो वाकई समझे कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स एनीवे। ये भी एक लर्निंग बेस है जो हम लोग बना के दे रहे हैं। मैं खुद सीखी बहुत कुछ, और आप भी बोलते हुए शायद अपने को, अगर हु एम आई आप मेरा जो ले लिया है ना, हु एम आई जो है, आप भी अपना भूलते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द बेस। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरह कॉन्साइज किया कि वाकई जो है पर्सन विल फील रिलीव्ड ये सब सुनने के बाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर नेक्स्ट उसमें फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सभी फेसबुक पे दोस्तों को भी मेरा नमस्कार, यूट्यूब में आ रहे साथियों को भी नमस्कार, और आप सभी जो हमारे साथ अभी तक जुड़े रहे सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर यूसुफ मेमन, काफी बिजी शेड्यूल में भी समय निकालने के लिए, और आप रोड पे हैं, ट्रैफिक पे हैं, फिर भी हमसे आप बात किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। डॉक्टर साले मैडम, आपको भी बहुत बहुत आभार इस तरह के कॉन्सेप्ट देने के लिए। डॉक्टर संस्कृति, रानू और बाकी सब लोग जो अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।